आज की हमारी पड़ताल रामायण के एक ऐसे हिस्से पर है जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। हम सब सीता जी की खोज के बारे में तो जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि ये शायद दुनिया की पहली ग्लोबल सर्च पार्टी थी। बिल्कुल, एक ऐसी खोज जिसका दायरा मतलब पूरी दुनिया थी। हाँ। और इस महाअभियान का आधार था एक नक्शा, लेकिन ये कोई आप समझिए कागज या चमड़े पर बना नक्शा नहीं था। अच्छा। ये नक्शा सुग्रीव के शब्दों में था, एक मौखिक विश्व मानचित्र जो उन्होंने अपनी वानर सेना को दिया था। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का असली रहस्य शुरू होता है। सुग्रीव, जो किष्किंधा के जंगल में रहने वाले एक वानर राजा थे, उन्हें पूरी दुनिया का भूगोल इतनी सटीकता से कैसे पता था? यही तो सवाल है। आज हम इसी रहस्यमयी ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी वहां से शुरू होती है जब सुग्रीव राजा बन चुके हैं और अब उन्हें राम को दिया अपना वचन पूरा करना है। जी। वो दुनिया के कोने कोने से अपनी वानर सेना को किष्किंधा में इकट्ठा करते हैं। और ये कोई मामूली सभा नहीं थी, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं सुनियोजित सैन्य अभियान की शुरुआत थी। सुनियोजित। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सुग्रीव अपनी सेना को 4 प्रमुख दलों में बांटते हैं। एक एक दल चारों मुख्य दिशाओं में भेजा जाना था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, वो एक बहुत ही सख्त समय सीमा तय करते हैं, सिर्फ 1 महीना। 1 महीना? पूरी दुनिया की खोज के लिए बस 1 महीना? जी हाँ। अरे, आज की तकनीक के साथ भी ये तो लगभग असंभव लगता है। ये समय सीमा तो अपने आप में ही मतलब अविश्वसनीय है। और यही इस अभियान की गंभीरता को दिखाता है। ये कोई अनिश्चित काल के लिए भेजे गई खोज पार्टी नहीं थी, हर पल कीमती था। सुग्रीव का ये पहला आदेश ही उनकी नेतृत्व क्षमता को जाहिर कर देता है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सुग्रीव हर दल को सिर्फ दिशा नहीं बताते, बल्कि एक पूरा यात्रा विवरण देते हैं, एक मौखिक नक्शा, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। चलिए इस नक्शे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पूरब दिशा से। हाँ, तो जो दल पूरब की ओर भेजा गया, उसे सुग्रीव बहुत ही विशिष्ट निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें समुद्र पार करके यवद्वीप पहुंचना होगा। यवद्वीप? यवद्वीप। अब ये दिलचस्प है क्योंकि कई प्रमुख विद्वान यवद्वीप का संबंध आज के जावा, इंडोनेशिया से जोड़ते हैं। जावा, इंडोनेशिया, ये तो किष्किंधा से हजारों किलोमीटर दूर है। इस दावे का आधार क्या है? मतलब ये सिर्फ एक अनुमान है? नहीं, ये सिर्फ अनुमान नहीं है। इसके पीछे भाषाई और ऐतिहासिक तर्क है। यव का अर्थ संस्कृत में जौ होता है और माना जाता है कि वो द्वीप उस समय इस अनाज के लिए जाना जाता था। अच्छा। और ये सिर्फ एक भाषाई संयोग नहीं है। उस काल के समुद्री व्यापार मार्गों के रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं इस संबंध की पुष्टि करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कुछ है? हाँ, सुग्रीव आगे रूप्य का द्वीप यानी चांदी के द्वीपों का भी जिक्र करते हैं और एक ऐसे पर्वत का वर्णन करते हैं जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, उदयगिरी, माउंटेन ऑफ सनराइज। हाँ, ये सिर्फ कल्पना नहीं लगती, इसमें तो वाकई भौगोलिक संकेत हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मान लेते हैं कि व्यापार मार्गों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया की जानकारी होना संभव हो सकता है, लेकिन क्या ये एक अपवाद था? चलिए देखते हैं कि पश्चिम के बारे में उनके निर्देश इस पहेली को सुलझाते हैं या और उलझाते हैं। पश्चिम के लिए दिए गए निर्देश भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। सुग्रीव विशाल रेगिस्तानों और बड़ी नदियों के संगम का वर्णन करते हैं। रेगिस्तान? हाँ, और स्रोत में दिए गए विश्लेषण के अनुसार ये वर्णन फारस और अरब के इलाकों की ओर साफ साफ इशारा करता है। एक मिनट, तो एक तरफ इंडोनेशियाई द्वीप समूह और दूसरी तरफ अरब के रेगिस्तान? जी। ये तो 2 बिल्कुल अलग दुनिया हैं, जिनके बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। जी। सुग्रीव का ज्ञान इन दोनों सिरों को कैसे जोड़ता है? ये तो किसी एक व्यापार मार्ग से मिली जानकारी से कहीं ज्यादा लगता है। आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक व्यवस्थित ज्ञान की ओर इशारा करता है, न कि किसी एक यात्री से सुनी सुनाई बातों की ओर। सही बात है। और जब हम उत्तर दिशा के निर्देशों को देखते हैं तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हाँ, उत्तर दिशा का वर्णन तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बताया जाता है। क्या था उसमें? सुग्रीव पहले हिमालय का जिक्र करते हैं, जो स्वाभाविक है। लेकिन फिर वो उसके भी पार उत्तर कुरु की भूमि का वर्णन करते हैं और उसके भी आगे वो विशाल बर्फीले मैदानों और कभी ना अस्त होने वाला सूर्य की बात करते हैं। क्या? कभी ना अस्त होने वाला सूर्य? ये वर्णन तो
ये तो आर्कटिक क्षेत्र जैसा लगता है। आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। आर्कटिक, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो? मतलब एक पोएटिक एग्जैजरेशन, एक ऐसी जगह जहां सूरज नहीं डूबता। ये तो एक कवि की कल्पना भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये असली भौगोलिक ज्ञान हो। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और कई आलोचक यही तर्क देते हैं। तो फिर? लेकिन जब आप इस वर्णन को पूरब में जावा और पश्चिम में अरब के सटीक विवरणों के साथ रखकर देखते हैं तो ये सिर्फ कल्पना लगना मुश्किल हो जाता है। एक पैटर्न उभर कर आता है। सही है। ये जानकारी सुनी सुनाई नहीं बल्कि किसी व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली का हिस्सा लगती है। और रही बात उत्तर कुरु की, तो इसका जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। अच्छा। हाँ, इसे अक्सर एक पौराणिक स्वर्ग जैसी भूमि माना जाता था जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर थी। लेकिन सुग्रीव का वर्णन इसे एक वास्तविक बर्फीले भौगोलिक स्थान से जोड़ता है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। भीरता और रहस्य है। मतलब? सुग्रीव वहाँ एक अंधकारमय महासागर की बात करते हैं। वो आगे बढ़ते हुए वानरों को सावधान करते हैं और यम के राज्य यानी मृत्यु के देवता के क्षेत्र की चेतावनी देते हैं। यम का राज्य? तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था बल्कि एक तरह से आने वाले खतरे का संकेत भी था। बिल्कुल। ऐसा क्यों? बाकी दिशाओं के लिए तो ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी। इससे पता चलता है कि सुग्रीव कितना आगे की सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सीता जी को किसी आसान या साधारण जगह पर नहीं ले जाएगा। दक्षिण का ये भयावह वर्णन वानर सेना को मानसिक रूप से उस भीषण संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था। ये एक रणनीतिक चाल थी। तो सुग्रीव अपनी सेना को ये अविश्वसनीय विश्व का नक्शा देते हैं, 1 महीने की समय सीमा तय करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी जो इस पूरे अभियान को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, ये एक हुक्म था जिसके पीछे एक बहुत बड़ी धमकी छिपी थी। स्रोत में सुग्रीव के शब्द साफ तौर पर दर्ज है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं 1 महीने के भीतर सीता की खबर लेकर लौटना। अगर 1 महीने के बाद बिना खबर के लौटे तो सजा सिर्फ एक होगी, प्राण दंड। प्राण दंड, मौत की सजा, अपनी ही सेना के लिए? जी। ये तो बहुत ही क्रूर लगता है। कोई राजा अपनी ही सेना को मौत की धमकी क्यों देगा? इससे तो उनका मनोबल टूट सकता था, विद्रोह हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और इसे समझने के लिए हमें सुग्रीव के मनोविज्ञान की परतों को खोलना होगा। पहली परत है डर। उन्हें याद था कि उन्हें अपना राज्य और अपने प्राण राम की सहायता से ही वापस मिले थे। राम ने एक ही बाण में अजय समझे जाने वाले बाली का वध कर दिया था। सुग्रीव जानते थे कि अगर वो अपने वचन से चूके तो उनका हश्र क्या हो सकता है। तो ये एक तरह से उनका अपनी जान बचाने का भी तरीका था, यह सुनिश्चित करना कि उनकी सेना इस काम को किसी भी हाल में पूरा करे। ये डर का पहलू था, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। अच्छा, वो कैसे? सुग्रीव जानते थे कि उनकी सेना सिर्फ भक्ति या दोस्ती के लिए ये असंभव काम शायद ना कर पाए। उन्होंने इस मिशन को राम के काम से हटाकर हर वानर के अपने अस्तित्व का सवाल बना दिया। सही बात है, जब आपकी अपनी जान दांव पर हो तब आप अपनी क्षमता से बढ़कर काम करते हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा रामायण को एक नैतिक और आध्यात्मिक कहानी के तौर पर देखता आया हूँ, लेकिन ये जानकारी तो इसे एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर जैसा बना रही है। बिल्कुल। एक राजा जिसके पास दुनिया का नक्शा है और एक डेडलाइन है जिसके बाद मौत की सजा। ये तो कहानी का पूरा आयाम ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक क्रूर लेकिन बेहद असरदार मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। उन्होंने एक व्यक्तिगत संकट को पूरी सेना के अस्तित्व का संकट बना दिया। इससे खोज में एक ऐसी तात्कालिकता और गंभीरता आ गई जो शायद किसी और तरीके से संभव नहीं थी। जरा सोचिए उस एक वानर के बारे में, उसे क्या महसूस हो रहा होगा? एक तरफ अपने भगवान के लिए कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने ही राजा के हाथों मौत का डर। ये दबाव तो कल्पना से भी परे है। और इसी दबाव ने शायद उनसे वो करवाया जो असंभव लगता था। यह सुग्रीव की नेतृत्व शैली को दिखाता है। वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो हमारे सामने एक प्राचीन महाकाव्य का वो हिस्सा है जिसमें एक वैश्विक खोज अभियान का जिक्र है। ऐसे भौगोलिक विवरण हैं जो अपने समय से बहुत आगे के लगते हैं
और हर किसी के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। सचमुच एक अद्भुत अभियान था। हाँ, बिल्कुल। आज की इस पड़ताल से जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो 3 मुख्य बिंदुओं में समझी जा सकती है। पहला, ये कोई भीड़ की भगदड़ नहीं थी, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सैन्य अभियान था, स्पष्ट निर्देश और एक सख्त समय सीमा के साथ। दूसरा और शायद सबसे रहस्यमयी, ये हैरान करने वाला भौगोलिक ज्ञान, जावा से लेकर आर्कटिक तक का वर्णन। हाँ, वो एक प्राचीन वैश्विक नक्शे की तरफ इशारा करता है जिसके स्रोत आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली हैं। और तीसरा, सुग्रीव की नेतृत्व शैली। उन्होंने डर और कर्तव्य का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसने इस खोज को सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि जीवन मृत्यु का प्रश्न बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का काम था। तो ये 3 बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये सिर्फ एक खोज अभियान नहीं था, ये प्राचीन भारत की एक भू राजनीतिक समझ का प्रदर्शन था। बहुत खूब कहा आपने। ये बताता है कि किष्किंधा कोई अलग थलग जंगल का राज्य नहीं था, बल्कि शायद एक ऐसे सूचना नेटवर्क का हिस्सा था जो दूर दराज की सभ्यताओं से जुड़ा था। हाँ, सुग्रीव का नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि उस समय की शक्ति का नक्शा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रणनीति, भूगोल की समझ और दबाव में नेतृत्व करने की क्षमता की एक मिसाल है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सुग्रीव का ये ज्ञान क्या इस बात का सबूत है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई थी और दुनिया को एक वैश्विक नजरिए से देखती थी? क्या हम किसी खोई हुई इंटरकनेक्टेड दुनिया के सबूत देख रहे हैं जो एक महाकाव्य में दर्ज हो गई? या ये महाकाव्य के रचनाकारों की कल्पना की असीम शक्ति का प्रमाण है, जिन्होंने अपने दर्शकों के लिए एक विशाल, विस्तृत और संपूर्ण दुनिया की रचना की ताकि कहानी का पैमाना महाकाव्य के स्तर का लगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।